डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझने से पहले आइए हम कुछ बेसिक बातों की ओर ध्यान दें। सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत को समझाने की चेष्टा की। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? स्पेस में ट्रैवल करने वाली वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी हो और मैग्नेटिज्म भी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। यह तरंगें इलेक्ट्रिक चार्ज के एक्सीलरेशन से जनरेट होती हैं। मैक्सवेल ने ऊर्जा विकिरणों संबंधी जो ये नियम दिया, उसके अनुसार यदि किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाए तो वह कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है और इस प्रक्रम में उसकी कुछ ऊर्जा का लॉस भी होता है। चूंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है। इसी प्रकार जब किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु से ऊष्मा रेडिएशंस के रूप में उत्सर्जित होती है और ये रेडिएशंस भी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुरूप होते हैं। गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है। कम ताप पर स्पेक्ट्रम में लोअर एनर्जी वाले रेडिएशंस होते हैं जो इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में देखे जाते हैं, और जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बढ़ता है और ये रेडिएशंस, ये विकिरण विजिबल दृश्य क्षेत्र में हमें नज़र आते हैं। क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर पहले वस्तु नीली, बाद में लाल और अधिक ताप पर सफ़ेद हो जाती है। अतः गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं, जो कि एक अविरल यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। जब भी किसी सरफेस पर प्रकाश डाला जाता है या रेडिएंट एनर्जी फॉल होती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है यानी रेडिएट हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और बचा हुआ भाग स्थानांतरित होकर ट्रांसमिट हो जाता है। किंतु अगर कोई मेटालिक सरफेस काली की गई है, ब्लैकेंड मेटालिक सरफेस है सॉरी, या कार्बन ब्लैक पर जब प्रकाशीय ऊर्जा डाली जाती है तो वह सरफेस उन सभी विकिरणों को, उन सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ बात आती है एब्जॉर्प्टिविटी की, अवशोषणांक की। अवशोषणांक क्या होता है? किसी सतह का अवशोषणांक A उस सतह पर गिरने वाले प्रकाश का वह भाग है जो सतह द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये सब समझने के बाद हम ब्लैक बॉडी या कृष्णिका के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक बॉडी वह सतह है जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित करता है, यानी पूर्णतया कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब चूंकि वह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्णतया अवशोषित कर रहा है तो ऐसे में ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक यूनिट होता है A = 1, जिसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लैक बॉडी विकिरण ऊर्जा के पूर्णतया अवशोषक ही नहीं
बल्कि विकिरण ऊर्जा को पूर्णतया उत्सर्जित भी करते हैं। इसे समझने के लिए आइए एक ब्लैक बॉडी का अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने चित्र में स्पष्ट किया है, यह एक धातु का खोखला गोला होता है जिसे अंदर से काला कर दिया जाता है। H एक सूक्ष्म छिद्र है जो गोले के अर्धव्यास का 20वां भाग होता है। जैसे ही कोई विकिरण या रेडिएशन इस छिद्र से गोले के अंदर प्रवेश करता है तो ये काली की गई दीवारों पर अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाता है। इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता यानी टोटल एमिसिव पावर E कहते हैं। पहले हमने एब्जॉर्बेंस के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पर एमिशन पावर के बारे में E के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि इकाई समय में सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा की मात्रा होती है। उसे हम उसकी उत्सर्जन क्षमता के नाम से जानते हैं। इसे समझाने के लिए किरचॉफ ने एक नियम दिया जिसे हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ लॉ के अनुसार दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता का अनुपात स्थिर होता है। यानी यहाँ हम एब्जॉर्बेंस A और उत्सर्जन क्षमता E, एमिसिव पावर E की बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बेंस का मान 1 होता है। अतः ब्लैक बॉडी एक अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छा उत्सर्जक भी है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का अध्ययन किया जा रहा था तो कुछ नियमों का भी प्रतिपादन हुआ जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक नियम है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफेंस ने सन 1879 में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे स्टीफन का नियम कहते हैं। इनके अनुसार ब्लैक बॉडी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल यूनिट सरफेस एरिया से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा E उस वस्तु के परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के चौथी घात के समानुपाती होती है। यानी E इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर T परम ताप है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो E इज इक्वल टू सिग्मा T4। सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसे स्टीफेंस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और इसका मान 5.669 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू द पावर 4 है। इसे कुछ मॉडिफाई रूप दिया गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अंतर्गत और सतह का क्षेत्रफल और T के साथ, T यानी समय के साथ भी इसका रिलेशन निकाला गया। देन E इज इक्वल टू A T सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर A सरफेस एरिया है, सतह का क्षेत्रफल, T टाइम है और पहले हम पढ़ ही चुके हैं कि कैपिटल T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट। इसे हम स्टीफेंस का फोर्थ पावर लॉ भी कहते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टीफेंस फोर्थ पावर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए और भी नियमों का प्रतिपादन हुआ। इसमें से एक ल्यूमर और प्रिक्शिप है जिन्होंने उत्सर्जित ऊर्जा, ताप और तरंग दैर्ध्य के बीच में एक रिलेशनशिप स्पेक्ट्रम के द्वारा प्रदर्शित किया, जो कि हम चित्र में देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। यहाँ पर हमने देखा कि एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में भिन्न भिन्न तापों पर ग्राफ खींचा गया है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है और उस स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने पर जो नियम दिया गया उसे ल्यूमर और प्रिक्शिक नियम के नाम से जाना जाता है।
इसी को आगे बढ़ाते हुए वीन्स ने डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से अपना नियम दिया, जिसे वीन का नियम या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार अधिकतम ऊर्जा तीव्रता वाले विकिरण के तरंग दैर्ध्य लैम्डा m का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा m यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम है, जो कि परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी लैम्डा m और परम ताप को अगर हम गुणनफल करें तो ये हमेशा एक स्थिरांक, एक नेतांक आएगा, जिसे वीन का विस्थापन स्थिरांक, वीन का डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान 2.93 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। इस प्रकार हमने देखा कि भिन्न भिन्न ताप पर लैम्डा m का विस्थापन इस स्पेक्ट्रम में स्पष्ट है, और यह नियम यह समझाने में सफल है कि क्यों किसी स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है या किसी भी वस्तु का जब ताप बढ़ाया जाता है तो स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट रेडिएशन से रेड, जिसका कि ग्रेटर वेवलेंथ है, और येलो, जिसका कि लोअर वेवलेंथ है, उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार यह नियम कम तरंग दैर्ध्य के शॉर्ट मान पर खींचे गए प्रायोगिक वक्र से मेल खाते हैं अगर इसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन किया जाए, लेकिन हाई वेवलेंथ पर यह नियम थोड़ा सा असफल हो जाता है। इस प्रकार हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बिहेवियर को समझने के लिए भिन्न भिन्न नियमों के द्वारा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस ग्राफ को, इस स्पेक्ट्रम को और अधिक समझाने के लिए प्लैंक ने एक रेडिएशन लॉ दिया, जिसे प्लैंक का क्वांटम हाइपोथेसिस या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक का विकिरण नियम भी जाना जाता है। उनके अनुसार किसी भी ब्लैक बॉडी द्वारा विकिरण का उत्सर्जन कंटिन्यूअस नहीं होकर डिस्क्रीट बंडलों या ऊर्जा के पैकेट के रूप में होता है, अर्थात यह कंटिन्यूअस नहीं होकर असतत होता है। इन बंडल्स को फोटॉन्स कहते हैं और ऊर्जा के इस डिस्क्रीट वैल्यू को क्वांटम कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा का मान विकिरण की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इक्वल टू h न्यू, जहाँ E क्वांटम की ऊर्जा, न्यू आवृत्ति और h प्लैंक स्थिरांक है। इस प्रकार प्लैंक ने इस स्पेक्ट्रम को समझाया और अपना एक नया सिद्धांत प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस दिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।